हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल और नोजल के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और प्रैक्टिकलिटी को। तो पहले हम थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, किसी भी एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसके लिए जो इंजन्स होते हैं वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो एयरक्राफ्ट को आगे की तरफ पुश करते हैं, और जो थ्रस्ट है वो और कुछ नहीं, फोर्स होती है। द फोर्स इन फ्लूइड इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो एयर एक फ्लूइड है, उसमें जो फोर्स लग रही है वो थ्रस्ट कहलाएगी, और यही कारण है जो इसकी यूनिट है वो फोर्स की यूनिट है, दैट इज न्यूटन। तो जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनका जो इंजन है और उसका जो थ्रस्ट है वो जनरली किलोन्यूटन्स में आता है। तो ये तो रही बात थ्रस्ट की। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होती है किसी एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो उसके कंट्रोल सरफेसेस होते हैं, जैसे कि आपके एलरॉन्स हो गए, फ्लैप्स हो गए, स्टेबलाइजर्स हो गए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। पर ये सब जो कंट्रोल सरफेसेस होते हैं वो एयर की स्पीड पे डिपेंड करते हैं। जितनी तेज़ आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होगा उतना बेटर कंट्रोल आपके एयरक्राफ्ट पे रहेगा, क्योंकि ये बर्नौलिस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो बेटर कंट्रोल के लिए अगर आप थ्रस्ट के साथ छेड़छाड़ करें, यानी कि अगर आप उसका डायरेक्शन चेंज कर दें और उसके रिएक्शन में आपका एयरक्राफ्ट भी रिएक्ट करेगा, तो आप बेटर कंट्रोल पा सकते हैं एयरक्राफ्ट का लो स्पीड पे भी। तो ये सेम चीज़ अप्लाई करी जाती है थ्रस्ट वेक्टरिंग में, जहाँ पर आपके थ्रस्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है नोजल को यूज़ करते हुए, और वो एक्स्ट्रा मनवरेबल बनाते हैं आपके एयरक्राफ्ट को। तो जनरली ये जो सिस्टम है ये मिसाइल्स और रॉकेट्स में लगता है, क्योंकि उसमें कंट्रोल सरफेसेस काफ़ी कम होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको थ्रस्ट वेक्टरिंग की ज़रूरत पड़ती है। वेरस जो आपका फाइटर एयरक्राफ्ट होता है उसमें कंट्रोल सरफेसेस सफिशेंटली होते हैं। तो यही रीज़न है कि बहुत से एयरक्राफ्ट्स को थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वेरस जो कुछ गिने चुने एयरक्राफ्ट्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं, और वो उन एयरक्राफ्ट्स को सुपर मनवरेबल बनाता है। तो थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल्स के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे क्या इसके फ़ायदे इतने हैं जो इसे बहुत ज़रूरी बनाता है, या फिर इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो जो भी एयरक्राफ्ट थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को यूज़ करते हैं वो सुपर मनवरेबल एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी कि जो उनकी मनवरेबिलिटी एनवलप है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़, स्लो स्पीड में जो एयरक्राफ्ट पे कंट्रोल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स की वजह से। जो दूसरी चीज़ है वो स्टॉल रिकवरी की बात हो गई। तो एयरक्राफ्ट को स्टॉल कराना जब आप थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को यूज़ कर रहे हो काफ़ी मुश्किल टास्क होता है, यानी कि ये एक अच्छी बात है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो जल्दी स्टॉल नहीं होता है, और अगर हो भी जाए तो रिकवरी काफ़ी इजी होती है और लो स्पीड में आपको कंट्रोल मिल जाता है आपके एयरक्राफ्ट पे। आप एक्सट्रीम एंगल्स पे फ्लाई कर सकते हो, आपका जो एंगल ऑफ अटैक है आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, पर इसके फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। तो कलाबाजियाँ दिखाते समय या फिर किसी एयर शो में डिस्प्ले के दौरान ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, पर इसकी जो प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो वो उतनी होगी जितना कि आप किसी रियल फाइट में मार्शल आर्ट्स को यूज़ करते हो। तो जैकी चैंग के जो फाइट सीन्स हैं वो कैमरे में बहुत अच्छे लगते हैं, बट रियल लाइफ में आपके साथ कोई स्टंटमैन नहीं होगा जिसने मूव्स को सिंक्रोनाइज किया होगा लड़ने के लिए। तो यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल की टेक्नोलॉजी होने के बाद भी कई सारी कंपनीज और एयरक्राफ्ट्स ऐसे हैं जो उसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो काफ़ी कम है। तो बात करेंगे थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल के नुकसान की। तो पहला नुकसान ये होता है कि अगर आप थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल एक एयरक्राफ्ट के इंजन में लगाते हो तो आपको एक्स्ट्रा कंट्रोल सरफेसेस लगाने पड़ते हैं जो कि इंजन का भार बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अफेक्ट करती है। तो जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल को काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट्स में ना यूज़ करने का, वो ये है कि जो डॉग फाइट की सिचुएशंस होती हैं उसमें आपको एडवांटेज लेने के लिए एक सिचुएशन ऐसी चाहिए जिसमें आपके एयरक्राफ्ट के पास सफिशिएंट एनर्जी हो किसी भी मनवर मारने के बाद। तो एनर्जी सफिशिएंट होने का मतलब ये है कि आपके
जो एयरक्राफ्ट है उस पर कंट्रोल काफ़ी अच्छा हो और वेलोसिटी भी अच्छी हो, ताकि जो डॉग फाइट मनवर्स होते हैं उनको मारने में आसानी हो और आपके ओपोनेंट में वो आपको एक एज प्रोवाइड करे। तो सपोज करिए एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अपना एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हो जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल्स दिए हुए हैं। तो आपके 6 o'clock पे एक एनिमी एयरक्राफ्ट आता है, आप पे लॉक रखता है। तो आपके लिए जो फेवरेबल सिचुएशन होगी वो ये होगी कि आप अपनी पोजीशन को चेंज करें और उसके 12 o'clock से 6 पर जाएं और अपने वेपन्स को लॉक करें। तो आप वन शॉट मूव क्या करेंगे कि अपने नोज़ को ऊपर पिच करेंगे, थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को यूज़ करते हुए एक हाई एंगल ऑफ अटैक बनाएंगे और एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो आपका एयरक्राफ्ट है अपनी वेलोसिटी को लूज़ करेगा और 12 से उसके 6 पर चला जाएगा। फिर आप अपनी नोज़ को नीचे करेंगे और अपने एनिमी पे लॉक करेंगे। तो ये कोबरा मनवर होता है। तो अब बात करेंगे इसके नुकसान की। तो अब आप 12 o'clock से 6 o'clock पर आ चुके हैं और आपका एनिमी आपके आगे है, पर आपके जो एयरक्राफ्ट की एनर्जी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। तो क्या हो रहा है कि जो आपका एनिमी था पीछे जो आपके लगा हुआ था उसकी एनर्जी मेंटेन है, तो वो आपके 6 o'clock पे आने के लिए एक सिंगल टर्न लेकर आएगा अपनी एनर्जी को यूज़ करते हुए, और आपको जो है अपनी एनर्जी को रिकवर करना पड़ेगा, जिसके लिए आप नोज डाउन करेंगे, ग्रेविटी को यूज़ करते हुए इंजन के थ्रस्ट को बढ़ाएंगे। तो आपको एक एक्स्ट्रा मनोवर मारना पड़ेगा अपनी एनर्जी को दोबारा से गेन करने के लिए। और जब तक आप एनर्जी गेन करेंगे आपका एनिमी एक सिंगल टर्न मारता हुआ अपना एक मनोवर हिट करता हुआ आपके फिर से 6 पर आ जाएगा और चांसेस ये हैं कि वो आपको हिट भी कर दे। तो जो कोबरा मनोवर की प्रैक्टिकलिटी की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम है, और कोबरा मनोवर मारने के लिए आपको थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल चाहिए ही चाहिए। ये कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है। बहुत से ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनके पास थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल नहीं है और बहुत अच्छा कोबरा मनोवर कर पाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्टॉल रिकवरी और स्लो स्पीड में कंट्रोलेबिलिटी अच्छी देता है। तो अगर आपके पास थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स कंट्रोल एक ऑप्शन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑन रहेगा, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, तो अगर एक ऑप्शन की तरह है तो इसमें बुराई क्या है? तो इसमें अगर बुराई की बात करें तो इसमें बुराई ये है कि थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल कंट्रोल रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा कंट्रोल सरफेसेस लगाने पड़ते हैं इंजन में। तो ये उसका वज़न तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ उसकी मेंटेनेंस भी बढ़ा देता है और सर्विस लाइफ को कम कर देता है। तो अपने इस आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखना चाहता हूं जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल की टेक्नोलॉजी होने के बाद भी जो एयरक्राफ्ट्स प्रैक्टिकली यूज़ हो रहे हैं और सर्विस में है उसमें वो सिस्टम नहीं दिया गया है। तो अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है F-15 STOL MTD एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट। यहाँ पर STOL का मतलब है शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग, MTD का मतलब है मनोवर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो जो दूसरा एग्जांपल है वो भी अमेरिका से आता है, वो है F-16 विस्टा, जिसमें जो इंजन यूज़ हुआ है GE का, उसमें एक्सिस सिमेट्रिक वेक्टरिंग एग्जॉस्ट दिए गए थे। तो जो तीसरा अमेरिकन एग्जांपल है वो है F-18 हार्व, जहाँ पर हार्व का मतलब है हाई अल्फा रिसर्च व्हीकल। तो इसमें भी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स थे, पर जो प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट सर्विस में आया, यानी कि F-18 हॉर्नेट और F-18 सुपर हॉर्नेट, उसमें वो थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल नोजल्स नहीं थे। और ये सेम केस है, चाहे F-15 का एग्जांपल हो गया या F-16 का एग्जांपल हो गया, जो प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट यूज़ हो रहे हैं उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को टेक्नोलॉजी होने के बाद भी यूज़ नहीं किया गया। तो अब रशिया चलते हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट जो सुखोई की मॉडर्न सीरीज़ है उसमें ऑलमोस्ट सारे एयरक्राफ्ट्स में थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स है। इवन जो सर्विस में एयरक्राफ्ट है उनमें भी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स है, पर एक एग्जांपल वहाँ पर भी है। जो MiG-29 एयरक्राफ्ट है उसमें जो RD-33 इंजन्स थे उनकी भी नोजल्स को मॉडिफाई किया गया था, थ्रस्ट वेक्टरिंग कंपैटिबल बनाया गया था, इवन 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग कंपैटिबल बनाया गया था। पर जो एयरक्राफ्ट बना था उस नोजल के साथ, यानी कि MiG-29 OVT, उसे डेमोन्स्ट्रेशन तक ही रखा गया। जो सर्विस में एयरक्राफ्ट आए जैसे कि आपके नेवी के MiG-29K हो गए और MiG-35 हो गए, उसमें उस नोजल को नहीं लगाया गया। ये ऑप्शन अभी भी है, नेवी चाहे तो जब भी अपने MiG-29K के इंजन्स में वो चीज़ लगा सकती है, पर प्रैक्टिकल यूज़ उसका इतना नहीं है कि एक्स्ट्रा वज़न और एक्स्ट्रा पैसा पे किया जाए उस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए।
तो अब यूरोप चलते हैं। वहाँ पर जो यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट है उसमें जो इंजन यूज़ हो रहे हैं यानी कि यूरोजेट के EJ-200 इंजन्स, उसका भी एक सक्सेसफुल थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल प्रोटोटाइप बनाया गया था। पर जो प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट हैं, जो सर्विस में एयरक्राफ्ट हैं, उसमें वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करी गई। इवन चाइना ने अपने J-10 के लिए J-10B का एक थ्रस्ट वेक्टरिंग प्रोटोटाइप बनाया था, जिसको प्रोटोटाइप तक ही रखा गया, जो प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें नहीं लाया गया। और जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, ऑलमोस्ट सारे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, वो थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल नोजल्स के साथ आते हैं। तो टाइम के साथ साथ जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो भी इम्प्रूव कर रही है, और जो थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल्स के साथ इश्यूज थे, यानी कि एक्स्ट्रा कंट्रोल सरफेसेस का वेट, और जो आपके सर्विस लाइफ रिड्यूस हो जाती थी और हाई मेंटेनेंस होती थी, उस पर भी वर्क किया जा रहा है। और जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है उसके साथ ये ऑप्शन ऐड किया जा रहा है विथ लेस कॉम्प्लिकेशन। तो ये एक सक्सेसफुल ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर का, बट अभी इसके साथ इश्यूज हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कम होने की वजह से टेक्नोलॉजी होने के बाद भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ और एयरक्राफ्ट, इवन कंपनीज अपने एयरक्राफ्ट में इसको लगा नहीं रही हैं। तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।